हेलो एवरीवन। हम लोग न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ पढ़े हम लोग पिछले क्लास में, और एक चीज़ देखे, रेस्ट मास एनर्जी। रेस्ट मास एनर्जी हम लोग पढ़े थे। रेस्ट मास एनर्जी आपको बताया गया कि अगर कोई एक मास है m का, अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें एनर्जी में, दैट एनर्जी विल बी इक्वल टू mc²। और इस पे आपसे बात की गई थी कि इसमें कुछ भी ऐसा मोशन की बात नहीं है, लाइट की बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल एक मास अपनी जगह पे वहीं पे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो वो इतना एनर्जी देगा। हमने आपको एग्जाम्पल बताया था। आज एक और एग्जाम्पल बात कर सकते, जैसे हम लोग डीजल पेट्रोल के गाड़ियाँ यूज करते हैं, तो आपने पेट्रोल यूज किया, वो बर्न होता है, कंबस्शन होता है, उसकी एनर्जी पैदा होती है। तो जो ये व्हीकल हाफ एम² चल रही होती है, वो एनर्जी कहाँ से आई, है ना? तो एनर्जी वो उसी पेट्रोल का एक मास का कन्वर्जन है, हाफ एम²। वो मशीन ऐसी है जो कन्वर्ट कर सकती है। कहने का मतलब कि जो जितना फ्यूल हमने डाला और जो उसमें से एग्जॉस्ट हुआ, अगर उनका हम मास का डिफरेंस दोनों को तोल लें, दोनों मास में डिफरेंस आएगा। और जो मास का लॉस हुआ वही सब हीट में और हाफ एम² में, गाड़ी के और फ्रिक्शन लॉस, बहुत सारी चीज़ में, सारी एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये आई थिंक बात समझ में आ गया। कोई मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने का के लिए लाइट के जैसा चलाना का, ये सब फालतू की बात है। कन्वर्जन के लिए मशीन चाहिए, हर मास को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई 100 ग्राम का मास है, 100 ग्राम एक कोई भी मास है, उसको अगर हम कन्वर्ट कर पाए एनर्जी में तो कितना हो जाएगा, mc²। तो 100 ग्राम मतलब होगा 0.1 kg इंटू c² होगा 3 × 10⁻8 का स्क्वायर, दैट इज 9 × 10⁻15 जूल, 10⁻15 जूल। इतनी एनर्जी बन सकती, 100 ग्राम का कोई भी चीज़ को कन्वर्ट किया जा सके तो इतनी एनर्जी देगा। इस एनर्जी का अंदाज़ा लीजिए कितनी बड़ी एनर्जी पैदा कर सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें, कोई मान लीजिए एक आदमी है 60 kg का, अगर वो 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़े तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, ½ m × 10 का स्क्वायर, यानी कितना हुआ, ये हो गया 30 × 100 यानी 3 × 10⁻4 जूल। 60 kg का आदमी 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़े, 10 मीटर पर सेकेंड एक कोई बहुत छोटी वेलोसिटी नहीं है। 100 मीटर दौड़ने के लिए आपको 10 सेकेंड लग जाएगा, और 10 सेकेंड में अगर 100 मीटर आप दौड़ लेते हैं तो आप ओलंपिक में दौड़ सकते हैं, रिकॉर्ड्स है कि नहीं? इसलिए सोचिए वो 60 kg का आदमी कितना से दौड़ता है, तो इतनी छोटी सी एनर्जी पैदा, उतना एनर्जी उसको चाहिए होता है, जबकि एक 100 ग्राम का मास इतना बड़ा एनर्जी कन्वर्ट कर सकता है। यानी हर मास कितना बड़ा सोर्स है एनर्जी का। बस समस्या इस बात का है कि हर मास तो एनर्जी है, बट हर मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने का तरीका नहीं है हमारे पास, है ना? बॉडी एक ऐसा मशीन है जो खाना खाते हैं उसको हाफ एम² बदल सकती है, बट और ऐसी मशीन तो नहीं। डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन है, उनकी लिमिटेशन है। कल को ऐसी मशीन बन सकती है जिसमें पानी डालें, डीजल पेट्रोल की जगह पानी डालें, भाई कंबस्शन ही तो करना है। पेट्रोल को बदल के एनर्जी बदल सकते हैं, तो उसको कंबस्ट करने का, उसको एनर्जी करने का हमने एक पेट्रोल इंजन बना लिया है, बट पानी का नहीं बनाया। या हो सकता बना लिए हो, या हो सकता आगे चल के बनाए। मेरा कहना है कि एनर्जी तो हर मास ही एनर्जी है, बट उसको कन्वर्ट करने का प्रोसेस हमारे पास नहीं है। उसी के लिए इंसान दिन रात नई तरीके खोजते रहता है। इंसान के लिए एनर्जी
लाइफ लाइन है, बिना एनर्जी के हम कुछ नहीं कर सकते। सो एनर्जी को अपने चाहने वाले, हम जैसा चाहते उस रूप में कन्वर्ट करने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं। इसलिए जो साइंस का फॉलो करने वाले लोग हैं, जो साइंस को मानते हैं, तो उनको ऐसी न्यूज़ पता चलती है कि ये पेट्रोल ख़त्म हो गया तो क्या होगा, डीजल ख़त्म हो गया तो क्या होगा, तो वो ज़्यादा इस पर परेशान नहीं होते हैं, बिकॉज उनको पता है कि डीजल पेट्रोल क्या है, हर पानी में जैसा डीजल है वैसा पेट्रोल वैसा पानी है। तो इंस्टीड ऑफ वरिंग अबाउट द कंजम्पशन ऑफ डीजल पेट्रोल, दे वरी अबाउट द मशीन, कि ऐसी मशीन सोचा जाए जो पानी से बना सके। एंड हियर कम्स द अपॉर्चुनिटी ऑफ ए लॉट ऑफ एनर्जी, हर चीज़ एनर्जी है, आपको ऐसा कन्वर्जन करने का उपाय होना चाहिए। न्यूक्लियर प्लांट्स में यही चीज़ें हैं। न्यूक्लियर प्लांट्स में आप मास को ही एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो, बट अगेन हमारे पास जो न्यूक्लियर प्लांट्स में जो वहाँ की जो मशीन है, जो वहाँ का जो सिस्टम है, वो सिर्फ कुछ ही रेडियो एक्टिव सैंपल्स को कर पाता है। तो वही बात है, अब और आगे सोचना होगा कि और चीज़ों को कैसे कन्वर्ट कर सके। ओके, इस पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस तरह से एनर्जी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात आता है कि ये जो रेस्ट मास एनर्जी हम लोग यहाँ क्यों स्टार्ट किए पढ़ना, ये किसी न्यूक्लियस की पढ़ाई नहीं है, ये तो हमने कहा ना हर मास की पढ़ाई है। हर मास को आप एनर्जी में बदल सकते हो, न्यूक्लियस इसका कोई लेना देना नहीं। तो न्यूक्लियस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं ये समझते हैं। एक्चुअली आप जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स है। न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल पार्टिकल्स है, लेकिन प्रोटॉन तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। तो वो इतना नज़दीक होते हैं, न्यूक्लियस आपस में बहुत नज़दीक होते हैं। तो उतना नज़दीक है इसलिए एक दूसरे पे हैवी रिपल्सन वो शो करते हैं। एक दूसरे पे इतना रिपल्सन शो करेंगे तो न्यूक्लियस को टूट जाना चाहिए। दो प्रोटॉन 10⁻⁻14 13 15 के ऑर्डर की दूरी होती है। तो उस रेंज पे तो प्रोटॉनों के बीच का बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स लगना चाहिए, कूलॉम्ब फोर्स, रिपल्सन, और फिर प्रोटॉन टूट जाना चाहिए, न्यूक्लियस टूट जाना चाहिए। बट सभी न्यूक्लियस तो नहीं टूटते, स्टेबल होते हैं मेजर। तो ये हम लोग अब जानने की कोशिश करते हैं कि इतना हैवी प्रोटॉन का रिपल्सन के बावजूद न्यूक्लियस स्टेबल कैसे रहता है, ये हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें रेस्ट मास एनर्जी इसलिए हम लोग पढ़े कि ये देखा गया है कि जब कोई दो न्यूक्लियस आपस में कंबाइन करके अगर कोई एक न्यूक्लियस, थोड़ा बड़ा न्यूक्लियस बन जाता है, दो छोटा न्यूक्लियस मिलके एक बड़ा यानी दूसरा एलिमेंट बन जाता है अगर, तो जो ये मान लीजिए M1 मास है और M2 मास है, ये M मास बन गया। न्यूक्लियस है, ध्यान दें, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस बन गया अगर, तो ये एक्सपेरिमेंटली देख के पता लगाया गया, पता चला है कि अगर हम इन दोनों का मास निकालें M1 M2, तो ये मास ज़्यादा आता है। ये रिजल्टेंट से, ये हर एक एलिमेंट के न्यूक्लियस के लिए सही है। जो भी लैब में नापा गया ये हमेशा सही है कि जब दो न्यूक्लियस मिलके एक न्यूक्लियस बनते हैं तो जो नया न्यूक्लियस बनता है उसका मास कम हो जाता है। इवन एक बात ये, दूसरा बात ये, इवन ये भी देखा कि मान लीजिए कि X प्रोटॉन्स और Y न्यूट्रॉन्स मिलके एक न्यूक्लियस बन गए जिसमें X प्रोटॉन और Y न्यूट्रॉन्स होंगे। अलग अलग प्रोटॉन, एक प्रोटॉन था और एक न्यूट्रॉन था, दोनों मिलके एक न्यूक्लियस बनाए जिसमें X प्रोटॉन और Y न्यूट्रॉन होंगे। तो यहाँ भी देखा गया कि X इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस Y इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन द मास ऑफ दिस न्यूक्लियस जिसका मास M है। ये ऑब्जर्वेशन है, ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है कि मान लीजिए X प्रोटॉन और Y न्यूट्रॉन मिलके एक एलिमेंट बनाए, एलिमेंट का न्यूक्लियस बनाए, तो जितना इनका मास होना चाहिए था उतना ये मास नहीं होता, मास थोड़ा कम होता है। तो लोगों ने जब ये बात पता चला तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि यानी इसका मतलब ये हुआ
कि जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन जब वो अलग अलग स्टेट में है, फ्री स्टेट में है, जब वो मिल जाते हैं तो जो चीज़ नया न्यूक्लियस बनता है उसके मास में कमी आ गया, यानी जितना मास कमी आया उतना ही मास के करस्पॉन्डिंग एनर्जी वहाँ से निकल गया होगा। बिकॉज देखिए, हर एक लॉज जो हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, न्यूटोनियन फिजिक्स जहाँ पे है, सबके अपने अपने लिमिटेशंस है। सब एटम में आके नहीं लगते, हाई स्पीड मोशन में वो फॉर्मूले नहीं लगते, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक ऐसा लॉ है जो हर जगह होल्ड करता है, क्लासिकल में भी और ये क्वांटम में भी, न्यूक्लियस के लेवल में भी एनर्जी कंजर्वेशन कहीं फेल नहीं होता है। तो उन्होंने सोचा कि यानी जो मास हम ज़्यादा मास लेके आए और मास कम हो गया, तो आखिर मास गया कहाँ? केमिकल रिएक्शन में आप देखते हैं मास कंजर्व रहता है। केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन में अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ा अंतर बताओ, तो यही बताना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन जब दो होती हैं तो उसमें जो रिएक्टेंट का जो मास होता है, प्रोडक्ट का मास होता है, मास सेम रहता है, सिर्फ बॉन्ड्स का रीअरेंजमेंट हो जाता है। कुछ बॉन्ड टूट जाते हैं, कुछ नए बॉन्ड बन जाते हैं, तो बॉन्ड एनर्जी का एक्सचेंज होता है। बट न्यूक्लियर रिएक्शन में मास ही चेंज हो जाता है। जो दो चीज़ें मिल के एक नया चीज़ बन रही हैं, चाहे कोई एक चीज़ के दो टूट के दूसरा नया चीज़ बन रही है, तो मास का उसमें कंजर्वेशन नहीं रहता, मास कभी गेन हो जाता है, कभी लॉस हो जाता है। तो ये डिफरेंस है, मेन जो बेसिक डिफरेंस है बिटवीन ए केमिकल रिएक्शन एंड ए न्यूक्लियर रिएक्शन। सो तो इस बेसिस पे आके साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि यानी जो मास यहाँ से गायब हो रहा है, जो मास यहाँ से अब्सेंट हो जा रहा है, उस मास के बराबर एनर्जी यहाँ से ज़रूर निकलेगी। भाई या तो मास कंजर्व हो, चाहे वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। तो मास तो कंजर्व नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि इसका मतलब जितना ये मास है उतने, जब ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिल के एक न्यूक्लियस बनाते हैं तो जो नया न्यूक्लियस बनता है उसमें से मास की कमी हो जाती है और उस मास के बराबर एनर्जी वहाँ से निकल जाती है। दैट डिफरेंस जो एनर्जी जो मास का था, दैट इज नोन एज मास डिफेक्ट एंड एनर्जी corresponding to that mass defect delta m c square, that is known as binding energy of the nucleus। तो उनका लॉजिक ये था कि जो एनर्जी यहाँ से गायब हो गई, पहले तो ये फ्री थे तो टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी जीरो थी इनकी, जो बढ़ना चाहिए था तो वहाँ से एनर्जी निकल गई, तो जीरो में से कुछ निकल गई तो वहाँ एनर्जी क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। तो कहते कि जो एनर्जी यहाँ से निकल गई, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स in a system called nucleus, so that energy is known as binding energy। ठीक है, इसको नोट करेंगे। नोट कीजिए कि it has been observed that, हेडिंग डाल दीजिए बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, it has been observed that rest mass of nucleus is smaller than the rest mass of its constituents न्यूक्लियॉन्स, जिनसे मिल के बना है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट इसके हैं उसके न्यूक्लियॉन्स। रेस्ट मास ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स इन फ्री स्टेट, constituent nucleons in free state, constituent nucleons in free state. This difference in mass is known as mass defect, of the nucleus, and
the energy corresponding to this mass and the energy corresponding to this mass is known as binding energy of the nucleus, is known as binding energy of the nucleus. Known as binding energy of the nucleus. तो स्टॉप करके आगे लिखिए, हायर द बाइंडिंग एनर्जी higher the binding energy, more stable will be the nucleus. Higher the binding energy, more stable will be the nucleus. Higher the binding energy, more stable will be the nucleus. एक लाइन और लिख लीजिए. In other words, we can also say that, in other words, we can also say that, in other words, we can also say that if we want to separate, if we want to separate a nucleus into its nucleons, want to separate a nucleus into its nucleons, then we would have to transfer, then we would have to transfer an energy equal to the binding energy, equal to the binding energy of the nucleus, equal to binding energy of the nucleus. ठीक ही बात. किसी न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पता है तो शायद उस न्यूक्लियस को फिर से टुकड़े टुकड़े तोड़ देना, सारे उसके न्यूक्लियस अलग अलग कर देने में, अगर हम बाइंडिंग एनर्जी के बजाय एनर्जी को दे दें तो वापस वो टुकड़े टुकड़े में टूट जाएगा, वापस अपने न्यूक्लियस उसके मिल जाएंगे, है ना. इफ मास डिफेक्ट इज डेल्टा एम, then binding energy is equal to delta m into 931.5 MeV, है ना. जहाँ डेल्टा एम किस में लीजिएगा फिर एमयू में, बिकॉज एमयू में ज़्यादा देता है. अगर ग्राम केजी में दिया है तो सीधे mc² c यूज कर लीजिए. एमयू दिया है तो आपको बदलना नहीं पड़ेगा, एमयू को फिर केजी बदलिए तब जाकर होगा ना, तो सीधे हो जाएगा. तो अगर आपको कोई एक दे दिया जाए कि हीलियम दे दिया, एक प्रोटॉन का मास दे दिया, एक न्यूट्रॉन का मास दे दिया और हीलियम का मास दे दिया, कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी बताओ. इसे कर ही लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे. कहा कि एक प्रोटॉन का मास लेना है 1.007 AMU, न्यूट्रॉन का मास लेना आपको 008 AMU, और जो हीलियम एटम न्यूक्लियस बना उसका 4 AMU का बना, न्यूक्लियस 4 AMU का बना. तो कहा कि फाइंड बाइंडिंग एनर्जी. तो क्या करेंगे हम लोग, हम निकालेंगे कि हमारे पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलके हीलियम बनता है, हीलियम का न्यूक्लियस बनता है. तो इनका मास कितना होना चाहिए था, 2 × 1.007, 2 × 1.008 इतना होना चाहिए था, जबकि हमारे पास है कितना 4.
इतना मास होना चाहिए था, इतना ही है, तो इतना जो ये डिफरेंस होगा वही क्या होगा, डेल्टा एम हो जाएगा। कितना हो जाएगा डेल्टा एम, 2 इंटू 1.015 जोड़ दिया, यानी कितना हो गया 0.20302.0, ये 2 था वाला, यहाँ इतना हो गया 4.03। तो 4.03 mu मास होना चाहिए था, ये 4 ही बचा, इसलिए 0.03 mu का मास डिफेक्ट हुआ, इसलिए बाइंडिंग एनर्जी हो गई, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द हीलियम न्यूक्लियस इक्वल टू 0.03 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे निकाल लेंगे, कोई ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। ये हुआ बाइंडिंग एनर्जी। डाल लेता हूं मैं, आप नोट कर लीजिए। अब जब हम बाइंडिंग एनर्जी पढ़ लिए तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी हमारी पढ़ाई हो गई। अब अगला बात देखिए, नेक्स्ट बात, देखिए, जो भी बात हुआ कि बाइंडिंग एनर्जी निकल जाएगा, तो जिस भी एटम का जितना ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगा वो उतना ही स्टेबल होगा, लेकिन ऐसा पाया नहीं गया है, ऐसा सारे एलिमेंट्स का ऐसा नहीं पाया गया। आप देखेंगे तो जो बहुत बड़े न्यूक्लियस हैं यूरेनियम के पार जो है, तो आप उनका बाइंडिंग एनर्जी निकालिए, बहुत ज़्यादा आता है, बिकॉज उसमें न्यूक्लियॉन्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन इधर स्टेबल वाले में आई 30-40 के अराउंड, जिनका मास नंबर 30-40 है, उनका बाइंडिंग एनर्जी कम आता है, लेकिन वो स्टेबल होते हैं। 40 के अराउंड जो भी आप, जिनका 40 है मास नंबर, उनका आप बाइंडिंग एनर्जी निकाल लीजिए, और 234, 236, 238 जो यूरेनियम के आसपास जो एटम्स हैं, न्यूक्लियाई, उनका निकाल लीजिए। तो उतने भारी न्यूक्लियस से उनका बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा जाता है, बिकॉज मास डिफेक्ट ज़्यादा हो जाता है उनमें। लेकिन 238 यूरेनियम तो स्टेबल नहीं पाया जाता, जबकि 40 वाला स्टेबल होता है। सो ये एक बात फिर से गड़बड़ हो गई। बाइंडिंग एनर्जी पढ़ के जब स्टेबिलिटी की बात की गई, तो एक समस्या आई कि इवन दो द हेवियर न्यूक्लियाई हैविंग लार्जर बाइंडिंग एनर्जी आर लेस स्टेबल दैन दोज विथ लाइटर न्यूक्लियाई विथ क्या, लोअर बाइंडिंग एनर्जी, ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली। तो ये एक समस्या हो गई। देन वी ड्रॉप दिस, ये बाइंडिंग एनर्जी का क्राइटेरिया, वी ड्रॉप द क्राइटेरिया ऑफ बाइंडिंग एनर्जी फॉर द टू डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियस। इंस्टीड ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, द न्यू थॉट वॉज कि इंस्टीड ऑफ गोइंग फॉर द होल न्यूक्लियस, लेट अस फाइंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। एक एक न्यूक्लियॉन की वजह से वहाँ कितनी बाइंडिंग एनर्जी है ये देखा जाए, है ना। जैसे क्या सोच क्या था, जैसे कि मान लीजिए कि किसी टीम में अगर कोई क्रिकेट टीम है, उसमें ज़्यादा लोग हो जाने से टीम मजबूत हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं। हमारे आपके जैसे 20 लोग एक टीम बना लें, 20 लोगों की टीम हो जाए,
और अपने नेशनल क्रिकेट टीम से मैच रख लिया जाए, वो लोग 11 लोग हों, हम लोग 20 लोग हों, तो क्या हम जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि 20 लोग होंगे तो सब जगह प्लेयर खड़ा कर देंगे मैदान में हम लोग। जो हम लोग बॉलिंग करेंगे तो उनका बॉल ग्राउंड में नहीं गिरेगा, बाहर गिरेगा। और जब वो लोग बॉलिंग करेंगे तो कोई बॉल बैट पे नहीं आएगा, हम लोग हार जाएंगे। संख्या ज़्यादा होने से जरूरी नहीं कि हमारा टीम मजबूत हो गया, उसमें एक एक प्लेयर कितना मजबूत है इम्पोर्टेंट ये है कि नहीं। तो वही सोच था कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द होल न्यूक्लियाई, लेट अस टॉक पर न्यूक्लियन। सो इंस्टेड ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, वी स्टडी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और ये सटीक पढ़ाई है, इससे काफ़ी कुछ बातें समझ में आ गई, काफ़ी कुछ एक्सप्लेनेशन सही हो गए। क्या किया गया, एक उन लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया। ये बहुत ही एक्सपेरिमेंटल ग्राफ था। इधर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन प्लॉट किया गया, इधर मास नंबर का मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इधर प्लॉट किया गया। तो ग्राफ तो बड़ा अजीब सा है, बिकॉज ये प्रैक्टिकल ग्राफ, एक एक पॉइंट सब है। हम एक रफ आइडिया आपको ऐसा एग्जस्ट बना दे रहे हैं, कुछ इस तरह का ग्राफ, एक ग्राफ बना दिया, ऐसा आया ग्राफ कुछ, ठीक है। देखने में ऐसा ही ग्राफ आता है, बट ऐसा नहीं, ऊपर नीचे भी जिगजैग होता है। हमने जस्ट आपको एक आइडिया बनाया। इसमें जो सबसे टॉप में है, यहाँ पर टॉप है, वो आयरन 56 है, जिसका ये वैल्यू 8.75 आता है। कहने का मतलब कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईली स्टेबल न्यूक्लियस किसका है, तो आयरन 56 का है। और जो हेवियर है उनका बाइंडिंग एनर्जी कम है, और जो लोअर उनका भी कम है। ऐसा प्लॉट हुआ, ऐसा ग्राफ प्लॉट। ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, नीचे नीचे धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा है ग्राफ, है ना। ये ग्राफ इसके नीचे धीरे धीरे कम होते चले जा रहे, ध्यान रखेंगे। इस तरह कुछ ग्राफ आया। एग्जैक्ट ऐसा नहीं ग्राफ में, रिपीट यहाँ चेंज है। हम लोग एग्जैक्ट से मतलब नहीं है, हम लोग आइडिया लेने जा रहे हैं कि क्या सोच क्या थी, क्या सोच, इससे क्या निकाला हम लोगों ने। इस ग्राफ को बना के कुछ निष्कर्ष निकाले गए, जो ये है। क्या कि ये प्रैक्टिकल ग्राफ था। देखा गया कि जो 30 से 170 जिनका ए था, 30 से 170 जिनका था, वो स्टेबल जोन में थे, वो स्टेबल जोन में थे। और ऑलमोस्ट उनका ये एक बहुत ज़्यादा उनके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं था, है ना। ये मोर स्टेबल जोन में है, एंड मोर स्टेबल जोन है ये कौन वाला, 30 से 170 एज इनका था। एक तो ये देखा गया, और दूसरा जो जिनका ए 30 से कम है, वो फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए स्टेबल न्यूक्लियस। थर्टी से जो कम है इधर वो दोनों मिल के ऊपर आते हैं, बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, स्टेबल जोन में चले जाते हैं। और तीसरा कि जिनका 170 से ज़्यादा है, उनका फिशन होता है, टूट जाते हैं। फिशन, अंडरगो फिशन टू फॉर्म ए स्मॉलर two smaller nuclei, two smaller stable nuclei,
इससे ये पता चला कि 30 से 170 30 से 170 का जो रेंज है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। उसी में ज़्यादातर स्टेबल न्यूक्लियाई पाए गए। 30 से कम वाले भी अनस्टेबल होते हैं, 170 से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। 30 से कम वालों में देखा गया है कि वैसे छोटे छोटे मिल के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, और 170 से आगे जो हैं वो टूट के इस जोन में आते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। अब आपको ये समझाना है हमको कि ऐसा कैसे होता है। 130 से नीचे जो न्यूक्लियस हैं वो दोनों मिलते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, वहाँ से एनर्जी निकल जा वहाँ से और एनर्जी निकल जाती है और फिर वो दोनों मिलने के बाद वो स्टेबल हो जाता है। इस घटना को फ्यूजन कहा जाता है और इसको फिशन कहा जाता है। तो इसमें आगे बढ़ने आप हर चीज़ नोट जरूर कर रहे होंगे आप लोग मेरे साथ साथ। इससे इस सब कुछ करने से पहले आपको ये समझाया जाए एक एग्जाम्पल लेके ऐसा कैसे होता है। माने एनर्जी इज इवॉल्व ड्यूरिंग फ्यूजन एज वेल एज ड्यूरिंग फिशन। दोनों ही में, दोनों मिल जाए तो एनर्जी निकलती है, टूट जाए तो एनर्जी निकलती है। ऐसा कैसे होता है और स्टेबिलिटी कैसे होती है हम लोग देखने जा रहे हैं। तो ये इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग फ्यूजन और फिशन समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास एक ग्राफ दे दिया गया, डेटा दे देते हैं। मान लीजिए हमको ऐसा ग्राफ दे दिया गया, एक ग्राफ इस तरह ग्राफ दे दिया। क्या दिया कि भाई ये है, ये वैल्यू दिया है 8 दिया है मान लीजिए, यहाँ पर ये 6 दिया है और ये कुछ ये वैल्यू आपको 7 दिया हुआ है, ये 6 है। एमई भी है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इधर यूनिट। ठीक है, ये 6 नहीं है, ये 6 है। और मान लीजिए ये दे दिया सर 100 दिया हुआ है, ये 50 दिया है, ये 200 दिया है, ऐसा डेटा दिया हुआ। तो क्वेश्चन कहता है कि दो 50-50 के न्यूक्लियस मिल के एक 100 के बनते हैं, तो इस फ्यूजन में कितनी एनर्जी निकलेगी। दूसरा 200 का एक न्यूक्लियस टूट के 100 का 2 बन जाए तो फिशन होगा, इसमें कितना एनर्जी निकलेगा ये बताना है। तो इसका हम लोग कैलकुलेशन करके देखते हैं कि ऐसा कैसे होता है, कैसे फ्यूजन और फिशन दोनों से ही एनर्जी कैसे इवॉल्व होती है, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इसका सलूशन लिख रहे हैं हम लोग कि ड्यूरिंग फ्यूजन ऑफ 2 A = 50 न्यूक्लियाई, A = 50 का 2 का फ्यूजन होने से कैसे एनर्जी निकला ये देखते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी है कितना पहले, तो 50 × 6 यानी कितना 300 MeV। कैसे, ये क्या लिखा मैंने, 50 वाले का बाइंडिंग एनर्जी कितना हुआ, तो एक इधर पर 1 का 6 है, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन का 6 है, न्यूक्लियंस की संख्या वहाँ 50 है, 50 है, ये A है, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियंस प्लॉट है इधर में, ध्यान रहे। इसलिए 50 का कितना हो गया 300 MeV, और ऐसे से 2 मिल गए। अच्छा, क्या मिलकर क्या बने, 100 वाले 1 बन गए। अभी जो 300 है, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, उनके पास एनर्जी है नहीं, बाइंडिंग एनर्जी उतना कम ही होता है, उतनी एनर्जी वहाँ से निकल गई रहती है। तो आपको ऐसा सोचना चाहिए कि जो अपना ये न्यूक्लियस है 50 वाला, उसके अंदर 300 की कमी है ना, और ऐसे से 2 लोग हैं, तो टोटल कितनी कमी है, डेफिशिएंसी एनर्जी का कमी है कितने की, तो 2 of 300 दैट इज कितना
600 MeV की कमी थी दोनों में अलग अलग, और फाइनल डिफिशियंसी कितने का हो जाएगा, 1 बन गया। तो 100 × 8 का यानी कितने का, 800 MeV का। 50-50 के मिलकर 100 बन गया ना एक, तो 100 में कितने, 100 को बाइंडिंग एनर्जी कितना, 800 है। तो इसको आप ऐसे समझिए कि 2 थे, तो एक में कमी थी 300 के, दूसरे में कमी, बाइंडिंग एनर्जी निकल जाती है ना। तो 300 निकली थी, दूसरे में से 300 निकली थी, यानी टोटल कितनी निकली थी, यानी कितनी कमी थी, 600 की। और अब कमी हो गई 800 की। तो पहले 600 कमी थी, अब 800 कमी, यानी उसमें 200 और निकल गया। इसलिए यहाँ से एनर्जी इवॉल्व हो गया इक्वल कितना, 200 MeV। तो ये आंसर है कि अगर 50-50 के 2 न्यूक्लियाई मिलकर 100 को बनाएंगे, 200 MeV एनर्जी वहाँ से निकलेगी और वो स्टेबल हो जाएगा। कमी और ज़्यादा हो गई, जितना ज़्यादा कमी है उतना ज़्यादा स्टेबल है, बिकॉज तोड़ने के लिए उतना ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा। इसलिए ये 2 छोटे न्यूक्लियाई फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, स्टेबल बनाते हैं। अच्छा, इससे ये समझ आएगा सर आप तो 30 से 170 लिखे थे, अब तो स्टेबल वाला ही तोड़ दिए। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने एक जनरल एग्जांपल लिया है, राउंड फिगर्स लिए हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो। इसका ये रियलिटी है, ये तो कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं। अभी देखिएगा, हमने जेई का क्वेश्चन करेंगे, अजीब सा एग्जाम्पल बनाया, अजीब सा ग्राफ बना देगा। ये तो हमारा हाइपोथेटिकल सोच था, इससे इसको कोई मतलब नहीं। जो रियलिटी हो वो यहाँ लिखा हो, यही पाया गया है। अब हम देखते हैं कि फिशन से कैसे एनर्जी निकलेगी। अब हमारे पास कहता है कि 200 का एक न्यूक्लियस टूट के 100 का 2 बन गया। तो बताओ किसमें से कितना एनर्जी निकलेगी। तो निकाला जाए कि इनिशियल डेफिशिएंसी कितने की थी, जितना बाइंडिंग एनर्जी था हमारे पास 200 का 1 था, तो कितना हो गया सर, इतना हमारे पास कमी था ना, 1400 का हमारे पास कमी था। इसके बाद अब ये 200 वाला टूट के 2 बना 100 के, तो फाइनल निकाला जाए। फाइनल डेफिशिएंसी इक्वल टू कितना, ट्वाइस ऑफ 100 × 8, 100 के 2 बनाना था, ट्वाइस × 8, 100 वाले का तो 8 है, यानी कितना हो गया सर, 1600 MeV। समझे आप क्या मतलब। पहले जब एक न्यूक्लियस था तो उसमें 1400 कमी थी, आज टूट के 2 बन गया, उसमें 1600 कमी हो गई। मतलब फिर यहां से एनर्जी निकला, एनर्जी इवॉल्व इक्वल टू कितना, 200 MeV। ये हुआ फिशन, ये हुआ फ्यूजन, ये हुआ फिशन। फ्यूजन से भी एनर्जी निकलती है और फिशन से भी निकलती है, और दोनों केस में न्यूक्लियस, छोटे न्यूक्लियस जुड़ के स्टेबल हो जाते हैं और बड़े टूट के स्टेबल हो जाते हैं। उनके स्टेबिलिटी जोन में आना होगा तो स्टेबल होंगे। ठीक है, ओके। हम इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं जो आईटी ने पूछ रखे हैं, देखिए। नोट कीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नोट कीजिए, लिखे तो। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ड्यूट्रॉन एंड हीलियम न्यूक्लियस
ड्यूट्रॉन एंड हीलियम न्यूक्लियस. Deuteron and helium nucleus is 1.1 MeV and 7.06 MeV respectively. ये ड्यूट्रॉन का है और ये हीलियम का है, पर न्यूक्लियन ध्यान रहे. फाइंड द एनर्जी रिलीज्ड. Find the energy released during the reaction. Energy released during the reaction. This. कीजिए सब लोग, कर सकते हैं इसको, आसानी से करिए. हो गया, कर लिए होंगे. कैसे? पहले दो का निकाला जाए कि पहले कितनी कमी थी हमारी डिफिशियंसी, पहले निकालेंगे. इनिशियल डिफिशियंसी कितनी होगी? 2 इंटू 1.1 यानी 2.2 MeV का पहले कमी था इनिशियल, है ना. और फाइनली क्या होगा? 4 न्यूक्लियॉन्स हो गए तो 4 इंटू 7.06, इतनी कमी हो गई. ये कितना हो गया? इतना हो गया, इतनी कमी हो गई. तो कहा कितना एनर्जी निकला, तो इसमें से घटा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 24.04 MeV. नहीं 24 नहीं, कितना? 26.04. ठीक बालक, और कीजिए, और लिखिए क्वेश्चन. देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन of H2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन are given by 1.1 सभी के बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिए हैं. तीनों एटम का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया है. कहा कि फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री ए ड्यूट्रॉन from oxygen. फ्री ए ड्यूट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन, यानी क्या करना होगा? ऑक्सीजन में से एक ड्यूट्रॉन निकालेंगे तो नाइट्रोजन बन जाएगा, ड्यूट्रॉन बाहर आ जाएगा.
ठीक है, सोचिए तो, कीजिए तो। ये 1H2 था, ये चेंज कर लीजिएगा सब लोग। ये 1H2 था ना, ड्यूट्रॉन था ना, ये वाला ड्यूट्रॉन था, 2 ऐसा 1H2 1H2। चेंज यहाँ गलती था, बदल लीजिएगा सब लोग। कीजिए इसको तो। उम्मीद करते हैं पॉज कर लिए होंगे सब लोग, आंसर मिलाएं हमारे साथ, देखा जाए कितना आएगा। तो पहले सबका डिफिशियंसी निकाला जाए। पहले डिफिशियंसी यहाँ कितना हुआ, 16 × 7.94, ये पहले की डिफिशियंसी थी। अब डिफिशियंसी कितनी हो गई, 14 × 7.47 प्लस 2 × 1.11। यहाँ पे कैलकुलेशन इस वाले क्वेश्चन में शायद गड़बड़ हो गया, मैं फिर से ज़रा कर दिया। क्या था, क्या लिखे थे हम लोग, 1H2 प्लस 1H2 मिलकर क्या बना था, 2,4 ना। तो इनिशियल कितना था, शायद एक बार चेक कर दे, शायद ये 2 गड़बड़ से, यहाँ तो मैंने सही कर दिया, कैलकुलेशन पता नहीं सही किया कि नहीं किया। 2 × कितना डेटा दिया था, 1.11, ये इनिशियल था, तो ये कितना होगा 4.44, नहीं, हाँ गड़बड़ था, उसको चेक कर लीजिएगा। पिछला क्वेश्चन में ये तो सही किया, बट ये भी तो सही करना होगा। फाइनल डिफिशियंसी कितनी हो गई, 4 × पर एक का कितना दिया था, हीलियम का 7.06 दिया गया था, ये तो ठीक था, इसलिए इसका आंसर चेंज हो गया, घटाना होगा तो आएगा कितना, 0 हो गया, यहाँ 8 बचा ना, यहाँ 7 हुआ, 3 हो गया, और ये इतना हो गया। सही है, तो वो गड़बड़ था, चेंज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ 2 लिखे गड़बड़ कर दिए थे ना। चलो वाला, तो ये हो गया। अब ये दोनों की बाइंडिंग एनर्जी टोटल जोड़ लिया हम लोगों ने, फाइनली हो गई, और इसमें से इसको घटाएंगे, नहीं इतना माइनस इनिशियल हमारा हो गया था कितना, 16 × 7.94। तो ये जो भी वैल्यू आएगी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी। नेक्स्ट 2 IIT क्वेश्चन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, ये भी जेई आस्क क्वेश्चन, इसका डेटा चेक कर लेता हूँ मैं। जैसे 1.11 दिया था, नाइट्रोजन का दिया था 7.47 सही है, और 7.97 था, ठीक है, चेक कर लीजिए, ऑलमोस्ट वही है। चलिए
अभी ये क्वेश्चन आया है, देखिए ऐसे बनाया हुआ है, जेई में डायग्राम बना हुआ है और यहाँ पर y लिखा है, यहाँ पर x लिखा है, इधर में z लिखा है। ठीक है, ऐसे सब डाटा, ऐसे डायग्राम बन के आया है। ऐसा आया, सबके वैल्यूज भी दे देते रखे इन लोगों ने। ये 8.5 पर लिखा हुआ है और x का दिया हुआ है 8, x का 8 दिया है और z का 5 दिया है। ठीक, इसका z 30 है, y 60 है और ये 90 है। ऐसा डेटा दे के आया है। अब कहता है कि ऑप्शन दिया है कि विच ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस वुड रिलीज एनर्जी। प्रोसेस will release energy। ए बी सी डी ऑप्शन सोच के बताओ बालक। दिया है कि y goes into 2z। बी ऑप्शन दिया है W भी एक है भाई, यहाँ एक W भी है, W है कितना 100, W 100 दिया है और इसका वैल्यू दिया है 7.5 ये वाला। फिर बी दिया है कि W गया किस में, x और z में, W से x z बना। और सी दिया है W goes into 2y। और एक और ऑप्शन है डी ऑप्शन कि x goes into y plus z। ये क्वेश्चन आया जेई में, बताने से किस प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होगा, सोचिए। ओके, उम्मीद करते हैं हम लोग यहाँ पॉज करके सॉल्व करके अपना वैल्यू निकाले होंगे। जैसे अभी सब कुछ किया वैसे ये क्वेश्चन आपने किया होगा। तो कौन सा आंसर आया? ये तो यही तो नहीं आंसर हो सकता है, क्योंकि वाई बहुत स्टेबल दिया है तो इसके टूटने का तो कोई चांस ही नहीं कि वाई टूट जाए, वो तो होगा ही नहीं। डब्लू टूट के बने एक्स और जेड, डब्लू बने एक्स और जेड, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों टूट के ऊपर जाना चाहिए, मोर स्टेबल की तरफ, तभी एनर्जी रिलीज होगा। अब कहा डब्लू टूटा तो एक थोड़ा ऊपर गया लेकिन दूसरा नीचे आ गया, तो ये संभव नहीं है। और गया है 8 ऊपर और नीचे गया 3 नीचे गया, ये ठीक नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। और कहा डब्लू टूट के 2 हो, ये सीधे आंसर दिख रहा है, साफ साफ हम दिख रहा है कि मोस्ट स्टेबल बन गया जाके ऊपर में, है ना। मोस्ट स्टेबल बन गया जो ऊपर जाके, तो सबसे स्टेबल तो यही हुआ, x = 2y, तो ये आंसर होगा। और डी वाला x y z में चले जाए, y और z अगेन नीचे आएंगे तो संभव नहीं है,
इसलिए आप चेक कर सकते हैं कि आंसर सिर्फ कौन होगा, सी होगा, है ना। सी के अलावा कोई आंसर नहीं हो सकता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज का, एक और, फिर आगे बढ़े, आज का क्लास फिनिश होगा। एक और आईटी क्वेश्चन करेंगे। ये दिया हुआ देखिए कैसे, वही बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के ग्राफ बना रखा है इन लोगों ने, ऐसे 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 और ऐसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बना दिया, ऐसे रैंडम कुछ भी ग्राफ बना दिया। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम लोग अपना सॉल्व करेंगे। तो ये एक यहाँ पर दिया है 50, ये दिया है ये 100 दिया है, ये 100 है, ये 200 है, बस ऐसा ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, अब 4 ऑप्शंस दिए हैं इसमें, तो थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल है, थ्योरेटिकल है। बताना है किस कौन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बताना कौन सही है। क्या क्या, पहला ऑप्शन दिया है कि 2 न्यूक्लियाई ऑफ A लेस देन 50 फ्यूज करेगा तो एनर्जी निकलेगा। दूसरा, 2 न्यूक्लियाई ऑफ A ग्रेटर देन 50 एंड लेस देन 100 फ्यूज होगा तो निकलेगा। सी ऑप्शन दिया है न्यूक्लियाई ऑफ A 100 से 200 के बीच का फिशन होगा तो निकलेगा। और डी ऑप्शन दिया न्यूक्लियाई विथ A 200 से 260 के बीच का फिशन होगा तो निकलेगा। इन 4 प्रोसेस में से किस प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होगा ये बताना आपको। चलिए सोच के बताइए, चारों प्रोसेस किससे होने से एनर्जी रिलीज होगा। यहाँ पॉज कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, फिर आंसर बताइए। ओके, तो उम्मीद करते हैं सब लोग ये कर लिए होंगे, अपना दिमाग लगाए होंगे, पॉज करके आंसर बताया जाए। कहता कि अगर न्यूक्लियस A 50 से कम है, अब 50 से A कम है तो कोई भी दो चीज़ 50 जोड़िएगा। देखिए ये एक रेंज है और एक रेंज यहाँ है। जब ये वाला यहाँ जाएगा तो स्टेबल होगा और ये वाला यहाँ आएगा तो स्टेबल होगा, और ये वाला नीचे नहीं आएगा, है ना। तो 50 से कम दो चीज़ जोड़ेंगे तो 100 से कम ही होगा, यानी 50 जोड़ेंगे जिस लेवल पे था उस लेवल पर रह जाएगा। तो इसकी स्टेबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाइंडिंग एनर्जी में फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ से कोई एनर्जी इवॉल्व नहीं होगा, है ना। तो ये नहीं हो सकता। कहता है 50-100 के बीच से, 50 से ज़्यादा 100 से कम, तो 50 से ज़्यादा 100 से कम दो कोई चीज़ से जोड़ लीजिए, वो इस रेंज में आ जाएगा ना, 100 से 200 के बीच में आ जाएगा। तो लेस स्टेबल वाला मोर स्टेबल हो जाएगा, तो इससे एनर्जी निकलेगा, ये सही है। तीसरा कहता है कि 100 से 200 के बीच वाला टूटेगा तो, अब 100 से 200 वाला मोस्ट स्टेबल है, ये तो टूटेगा ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। मोस्ट स्टेबल कैसे टूट सकता है। और कहता है 200 से ज़्यादा, 260 से कम, तो 200 से 260 के बीच में कोई भी एक डिजिट लीजिए, उसको 2 टुकड़ा कीजिए, तो किस में आएगा, 100 से 200। ये माने ये जो इधर वाले बड़े होंगे वो जो टूटेंगे तो इस रेंज में आएंगे, 100 से 200 रेंज में आ जाएंगे। ये पॉसिबल है कि इसमें से एनर्जी निकले, बिकॉज 200 के आगे वाले टूट के ऊपर आएंगे, है ना। तो कहता किससे एनर्जी निकलने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए आंसर हो गया कौन, बी एंड डी। ये जेई ने पूछा है।
तो इस तरह के क्वेश्चन जेईई में आते रहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर। हम लोग इस पे और भी क्वेश्चन एक दो और करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी न्यूक्लियस की पढ़ाई जेईई लेवल पे और बाकी है। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। आज यहीं तक। थैंक यू।